कभी सोचा है कि सिर्फ खाना खाने और सांस लेने से हमें दौड़ने, सोचने और जीने की एनर्जी आखिर मिलती कैसे है? आज हम इसी पूरी प्रक्रिया यानी श्वसन के अंदर तक जाएंगे। चलिए भोजन से एनर्जी बनने के इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे बिल्कुल सेल के लेवल से, भोजन से ईंधन बनने की कहानी से। फिर देखेंगे कि एक अहम मोड़ पर क्या होता है और ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद हम सांस लेने के अलग अलग तरीकों पर नजर डालेंगे, खासकर इंसानी सिस्टम पर। और आखिर में देखेंगे कि ये एनर्जी हमारे शरीर के कोने कोने तक पहुंचती कैसे है। अच्छा, एक सवाल है जो शायद सबने कभी न कभी महसूस किया होगा। जोरदार कसरत के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? वो जो तेज दर्द होता है ना, एक जोरदार दौड़ या वर्कआउट के बाद। हाँ, बिल्कुल वही। इसका जवाब सीधा जुड़ा है इस बात से कि हमारा शरीर एनर्जी कैसे बनाता है, खासकर जब उस पर अचानक से ज्यादा लोड आ जाता है। तो इसका असली विलन है लैक्टिक एसिड। होता क्या है कि जब हमारी मांसपेशियां बहुत तेजी से काम करती हैं, उन्हें उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती जितनी चाहिए। तो एनर्जी बनाने के लिए वो एक शॉर्टकट, एक दूसरा रास्ता अपना लेती हैं, और उसी रास्ते का नतीजा है ये लैक्टिक एसिड। चलिए अब इस पूरी कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। तो एनर्जी का ये पूरा सफर शुरू कहाँ से होता है? जवाब बहुत सिंपल है, हमारे खाने से। हम जो कुछ भी खाते हैं वही हमारे शरीर के इंजन के लिए, समझ लीजिए, कच्चा माल है। देखिए, हर जीव में एनर्जी बनाने का पहला स्टेप बिल्कुल एक जैसा होता है। इसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ये इतना फंडामेंटल है कि ये एक छोटे से यीस्ट से लेके इंसानों तक सब में होता है। इसमें होता ये है कि जो ग्लूकोज हमें खाने से मिलता है, वो सेल के साइटोप्लाज्म में टूटकर एक छोटे 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में बदल जाता है, जिसका नाम है पाइरोवेट। ये समझिए कि ये एनर्जी प्रोडक्शन लाइन का पहला स्टेशन है। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। वो जो पाइरुवेट मॉलिक्यूल बना था ना, वो अब एक चौराहे पे आ खड़ा होता है, और यहां उसे एक फैसला लेना होता है, आगे कौन सा रास्ता चुनना है। और इसी फैसले पर डिपेंड करता है कि आगे कितनी एनर्जी मिलेगी। तो यहां पर 2 मेन रास्ते हैं। पहला है वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। ये समझिए कि ये एनर्जी का सुपर हाईवे है। इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ये सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इससे मिलती है ढेर सारी एनर्जी। दूसरा रास्ता है अवायवीय श्वसन या एनेरोबिक। ये एक तरह की गली है, एक शॉर्टकट। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती और ये साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है, पर इससे एनर्जी बहुत बहुत कम बनती है। याद है वो मांसपेशियों की ऐंठन? हाँ, वो इसी दूसरे रास्ते का नतीजा है। तो सवाल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद क्या है, आखिर में क्या मिलता है? वो है एटीपी, एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट। आप इसे सेल की एनर्जी करेंसी मान सकते हैं, या फिर एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह सोचिए। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया से जो एनर्जी निकलती है, वो इस एटीपी बैटरी को चार्ज कर देती है, और फिर सेल अपने सारे काम करने के लिए इसी चार्ज की हुई बैटरी का इस्तेमाल करता है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी के लिए वो ऑक्सीजन वाला रास्ता यानी वायवीय श्वसन ही बेस्ट है, और उसके लिए सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जीव अपने शरीर में लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई बनाए कैसे रखते हैं। देखिए, खासतौर पर बड़े जीवों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। शरीर की हर एक, जी हां, हर एक कोशिका तक लगातार ऑक्सीजन पहुंचाना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे एवोल्यूशन ने लाखों सालों में कई अलग अलग और कमाल के तरीकों से सुलझाया है। तो चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग जीवों ने ऑक्सीजन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या डिजाइन बनाए हैं। सांस लेने के ये तरीके सच में कमाल के हैं। लाइफ की सबसे खास बात यह है कि वो अपने माहौल के हिसाब से ढल जाती है, और सांस लेने के तरीके इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हैं। जैसे पौधे, वो अपनी पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छेदों यानी स्टोमेटा से सीधे हवा से गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। जो जलीय जीव हैं जैसे मछलियां, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने गिल्स यानी गलफड़ों से निकालती हैं। और हम जैसे जमीन पर रहने वाले जानवर, हमारे पास हवा में मौजूद भरपूर ऑक्सीजन को लेने के लिए फेफड़े हैं।
कभी सोचा है कि मछलियां अपना मुंह इतनी तेजी से क्यों चलाती रहती हैं? ऐसा लगता है जैसे वो बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रही हों। इसकी वजह यह है कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा हवा के मुकाबले बहुत ही कम होती है। तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उन्हें लगातार और तेजी से पानी को अपने गिल्ट से गुजारना पड़ता है। जमीन पर रहने वाली जीवों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। चलिए, अब बाकी दुनिया से जूम इन करके अपने सिस्टम पर आते हैं, यानी वो कॉम्प्लेक्स और बेहद एफिशिएंट सिस्टम जिसे इंसान सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक सांस के सफर पर चलते हैं। सबसे पहले हवा नथुनों से अंदर आती है, जहां महीन बाल और म्यूकस उसे फिल्टर करते हैं। फिर ये गले से नीचे उतरती है, जहां कार्टिलेज के छल्ले इस रास्ते को पिचकने से रोकते हैं। और फिर ये फेफड़ों में दाखिल होती है, जहां ये रास्ता हजारों छोटी छोटी नलियों में बढ़ जाता है। और इस सफर की मंजिल हैं एल्वियोलाई। ये फेफड़ों के आखिर में मौजूद लाखों छोटी छोटी गुब्बारे जैसी थैलियां हैं। और असली एक्सचेंज, असली जादू यही होता है। इनकी बेहद पतली दीवारों में खून की नसों का एक घना जाल बिछा होता है। यहीं पर ऑक्सीजन हवा से निकलकर खून में चली जाती है और खून की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हवा में आ जाती है, ताकि हम उसे बाहर फेंक सकें। ठीक है, तो सफर के आखिरी हिस्से पर आते हैं। ऑक्सीजन अब खून में तो आ चुकी है, लेकिन अब इसे शरीर की हर एक सेल तक पहुंचाया कैसे जाए? यह है फाइनल डिलीवरी का सवाल। देखिए, हमारे जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स शरीर में ऑक्सीजन सिर्फ डिफ्यूजन यानी अपने आप फैलकर हर जगह नहीं पहुंच सकती। यह प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। ये तो ऐसा हुआ कि दिल्ली से मुंबई कोई पैकेज भेजना है और आपने उसे बस हवा में उछाल दिया। नहीं, इसके लिए एक प्रॉपर कुरियर सर्विस चाहिए। हमारे शरीर को भी ठीक ऐसी ही एक स्पेशल डिलीवरी सर्विस की जरूरत होती है। और हमारी इस डिलीवरी सर्विस का हीरो है हीमोग्लोबिन। इसे एक ऑक्सीजन टैक्सी की तरह समझना सबसे आसान है। ये हमारी लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स में मौजूद एक खास पिगमेंट है, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन को पिकअप करता है और उसे पूरे शरीर में उन टिश्यूज तक ड्रॉप करता है जहां उसकी जरूरत है। अब हीमोग्लोबिन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी ऑक्सीजन के लिए एक जबरदस्त एफिनिटी है। मतलब ये ऑक्सीजन को बहुत मजबूती से पकड़ता है। जैसे ही हीमोग्लोबिन की टैक्सी फेफड़ों के ऑक्सीजन स्टेशन से गुजरती है, ये फौरन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपनी सीटों पर बिठा लेती है। इसी वजह से हमारी ये डिलीवरी सर्विस इतनी ज्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, तो ऑक्सीजन की डिलीवरी तो हो गई, लेकिन इस प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोडक्ट बना यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसका क्या? तो ये CO2 जो है वो ऑक्सीजन के मुकाबले पानी में ज्यादा आसानी से घुल जाती है। इसलिए ये ज्यादातर हमारे खून में ही घुलकर वापस फेफड़ों तक की यात्रा करती है और फिर सांस के जरिए हम इसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये था एनर्जी का पूरा सफर। कैसे खाना ईंधन बनता है और कैसे सांस उसे हमारे शरीर के कोने कोने तक पहुंचाती है। ये एक कमाल का बेहद एफिशिएंट सिस्टम है जो हर पल हमें जिंदा रखता है। लेकिन एक पल रुककर सोचिए, क्या होता है जब इस सिस्टम में कोई रुकावट आती है, जैसे स्मोकिंग से या बढ़ते हुए प्रदूषण से? ये सवाल हमें ये याद दिलाता है कि हमारी हर एक सांस वाकई कितनी कीमती है।